23 साल की जमा साला जोया बिस्तर पर पड़ी आखिरी सांसें ले रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कैंसर ने जोया को पूरी तरह जकड़ लिया था। एक तो गरीबी, ऊपर से कैंसर जैसे मोजी मरज ने सिर्फ जोया का ही शिकार नहीं किया था, बल्कि उसके साथ साथ उसके शौहर को भी तोड़ कर रख दिया था। जोया का शौहर अपने 2 साला बेटे को लिए जोया की चारपाई के करीब रखी कुर्सी पर बैठा आंसू बहा रहा था। उसका 2 साला बच्चा अपने माँ बाप को रोता देखकर शदीद इज़्तिराबी कैफियत में मुब्तला था। वो अपने नन्हे हाथों से कभी बाप के आंसू साफ करता तो कभी माँ के चेहरे पर हाथ फेरता। जोया ने बेटे का हाथ पकड़ा और उसे बोसा देते हुए अपनी शौहर से मुखातिब हुई। कैसर, मेरे दुनिया से जाने के बाद मेरे बेटे का ख्याल रखना, उसे कभी कोई तकलीफ ना होने देना। कैसर ने हिम्मत जमा की और बोला, जोया, मैं तुम्हारे बगैर जीकर क्या करूँगा? मैंने अल्लाह से बहुत दुआएं की, लेकिन अल्लाह ने मेरी एक ना सुनी। तुम ही सुन लो जोया, ऊपर वाले को मना लो और मेरे पास लौट आओ। जोया ने कहा, कैसर, तुम हर वक्त मुझे तंग करते थे कि मैं दूसरी ढूंढ रहा हूँ। देख लो, अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली। कैसर रोते हुए बोला, अब नहीं कहूँगा, वादा करता हूँ, सारी जिंदगी नहीं कहूँगा। इतने में बेगम साहिबा डॉक्टर को लेकर कमरे में आई। उन्हें देखते ही कैसर खड़ा हो गया। बेगम साहिबा बोली, डॉक्टर साहब, प्लीज चेक करें, ये मेरी मुलाजिमा है। डॉक्टर कुर्सी पर बैठ गया और जोया को चेक करने लगा। कैसर बोला, डॉक्टर साहब, जोया ठीक हो जाएगी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर उठा और बेगम साहिबा से कहा, मेरे साथ आएं। डॉक्टर और बेगम साहिबा कमरे से बाहर चले गए। कैसर का 2 साला बेटा अनस उसकी गोद से उतरा और माँ के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने अपना चेहरा माँ के चेहरे पर रख दिया। जोया ने बड़े प्यार से बेटे को उठाया और अपने ऊपर सुला लिया। कैसर जोया के पास जाकर दोबारा बैठ गया और उसने बेटे को उठाने की कोशिश की तो जोया बोली, रहने दो कैसर, मुझे सुकून मिल रहा है। कैसर बोला, तुम थक जाओगी जोया। जोया ने कहा, नहीं थकती कैसर, बेटे को मेरे करीब रहने दो। ये कहकर जोया ने अपनी आंखें बंद कर ली। कैसर ने जोया के हाथ को अपने हाथों में ले लिया। ऐसा लग रहा था कि उसे नींद आ रही हो। कैसर बोला, जोया, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो सो जाओ, मैं तुम्हारे पास ही बैठा हूँ। जोया सो चुकी थी। थोड़ी देर गुजर गई। कैसर जोया के हाथ को अपने हाथों में लिए अल्लाह से उसकी सेहतयाबी के लिए दुआएं कर रहा था। कुछ देर और गुजर गई। अचानक जोया का हाथ ढीला पड़ने लगा। उसकी कैसर के हाथ पर गिरफ्त कम होने लगी। कैसर ने समझा कि शायद वो सो चुकी है। उसने बेटे को जोया के ऊपर से उठाया ताकि वो सुकून से सो सके, लेकिन उसी लम्हे कैसर को जोया की धड़कन महसूस न हुई। कैसर ने जल्दी से बेटे को कुर्सी पर बिठाया और जोया के हाथों को अपने हाथों में लेकर मलने लगा और बोला, जोया, तुम सो रही हो? मगर उसे पलटकर कोई जवाब न आया। अचानक उसका जिस्म बिल्कुल ढीला पड़ गया था। कैसर ने जोया की नब्ज चेक की। उसकी नब्ज चलना रुक गई थी। कैसर चिल्लाया, जोया, आंखें खोलो जोया, उठो, खुदा के लिए आंखें खोलो। इतने में कैसर का बेटा कुर्सी से उतरा और माँ के पास जाकर खड़ा हो गया। वो अपने नन्हे हाथों को माँ के चेहरे पर फेरते हुए बोला, अम्मी उठ जाएं, अम्मी उठ जाएं। लेकिन जोया गहरी नींद सो चुकी थी। दुनिया की झंझटों से आज़ाद होकर वो अपने सफ़र पर रवाना हो चुकी थी। मासूम बेटे को कुछ खबर ही नहीं थी कि क्या हो रहा है, लेकिन कैसर के ज़ब्त का बंधन टूट चुका था। वो कुर्सी पर बैठा जार जार रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर मालकन कमरे में आई। जोया का बेहिस्सो हरकत जिस्म देखकर समझ गई कि जोया अब दुनिया में नहीं रही। मालकन ने कैसर के कंधे पर हाथ रखा और बोली, सब्र करो कैसर, जोया की जिंदगी ही इतनी थी। हम सब अल्लाह की मर्जी के आगे बेबस हैं। देखो, तुम्हारा बेटा परेशान हो रहा है, तुमने उसके लिए जीना है। कैसर, हिम्मत करो। कैसर और जोया दोनों ही यतीम थे। इस बंगले में दोनों पिछले 13 साल से नौकरी कर रहे थे। बंगले का मालिक तारिक अवान फैक्ट्री का मालिक था। बंगले की मालिकन यानी तारिक की बीवी हसीना बेगम शहर के एक बड़े वकील की बेटी थी। हसीना बेगम के 4 बच्चे थे। 2 बेटे बाहर मुल्क अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे थे, जबकि एक बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी तो दूसरी बेटी कॉलेज में फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। कैसर और जोया हम उम्र थे। तकरीबन 10 साल की उम्र में वकील साहब दोनों को यतीम खाने से लेकर आए थे। 5 साल उन्होंने दोनों को अपने पास रखा। इसके बाद वकील साहब ने दोनों मुलाजिम
अपनी बीवी हसीना बेगम को तोहफे में दे दिए। कैसर और जोया एक साथ पले बड़े थे। दोनों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो गई। उनकी मोहब्बत को देखते हुए 18 साल की उम्र में तारिक साहब ने जोया और कैसर का निकाह करा दिया और दोनों रिश्ता इज़्दिवाज में बंध गए। शादी के 2 साल बाद अनस पैदा हुआ तो दोनों की जिंदगी में बहार आ गई। लेकिन बहार की उम्र कम होती है। जोया बीमार रहने लगी। आखिर डॉक्टर ने जोया को हड्डियों का कैंसर बता दिया। जोया 3 साल इस मुजी मरज से लड़ती रही, लेकिन वो नाजुक लड़की कब तक इस बीमारी से लड़ती। एक दिन अपने खाली की हपेकी से जा मिली। यतीम खाने में पलने वाला कैसर एक बार भी अकेला हो गया। 2 साल का मासूम बेटा बार बार माँ के पास जाने के लिए रोता तो कैसर तड़प कर उसे सीने से लगा लेता। आज जोया को दुनिया से गए 3 साल गुजर चुके थे, लेकिन कैसर अब तक वहीं खड़ा था जहाँ वो जोया से बिछड़ा था। मजनू जैसी अपनी हालत बनाए कैसर, जो अंदर से जोया के साथ ही मर चुका था, लेकिन वो सांसें सिर्फ अपने बेटे के लिए ले रहा था। अनस 5 साल का हो चुका था। कैसर ने बेटे को स्कूल में दाखिल करवा दिया। वो दिन भर खामोशी से बंगले के कामकाज में लगा रहता। घर के दूसरे मुलाजमीन भी उसकी हालत से काफी परेशान थे। जोया को दुनिया से गए 3 साल गुजर चुके थे, लेकिन कैसर जोया के गम से बाहर नहीं निकल पा रहा था। बंगले का खानसामा गेट पर चौकीदार के साथ खड़े कोई जरूरी बात कर रहा था, जबकि कैसर लॉन में उदास आलती पालती मारे बैठा गहरी सोचों में गुम था। खानसामा ने कैसर पर गहरी नजर डाली और बोला, रशीद भाई, जब से जोया दुनिया से गई है कैसर उसके गम से ही नहीं निकल पा रहा। कभी कभी मुझे डर लगता है कि उसका 5 साल का बेटा है। अगर कैसर को कुछ हो गया तो उसके बच्चे का क्या बनेगा। चौकीदार बोला, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं मुतादिद बार उसको समझा चुका हूँ, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। बेचारा खुद भी यतीम खाने में पला बड़ा था। उसने तो घर का सुख ही पहली बार देखा था। ये सुनकर खानसामा कैसर की तरफ चल पड़े। वो कैसर के पास खड़े हुए चंद लम्हे उसे देखते रहे, फिर बोले, कैसर, हम सब जानते हैं कि तुम जोया बेटी से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन अल्लाह की मर्जी के आगे हमारा बस तो नहीं चल सकता ना। तो क्या तुम अब मोहब्बत में खुद को फना कर लोगे? आगे बढ़ो बेटे, कैसर बोला। कौन कहता है मर्द मोहब्बत नहीं कर सकता? उसके दिल में भी आतिश फिशां फटता है जो उसके लिए वजूद को जलाकर खत्म कर देता है। कौन कहता है कि मर्द को तकलीफ नहीं होती? तकलीफ उसे भी होती है, लेकिन वो अपने अंदर उछने वाले धुएं को अंदर ही रोक लेता है। पहाड़ की तरह मजबूत नजर आने वाले मर्द को भी मोहब्बत गुन की तरह चाट सकती है। खानसामा ने कहा, तुम्हें पहाड़ की तरह मजबूत बनना पड़ेगा बेटे, अपने लिए ना सही, अपने बेटे के लिए। वो भी तो जोया बेटी की निशानी है। तुम्हें उसकी हिफाजत करनी है, चाहे मन मार कर ही करनी पड़े, मगर करनी है। ये कहकर खानसामा अंदर चले गए। कैसर की आंखों से 2 आंसू टपके और उसकी झोली में आ गिरे। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। आने वाला हर दिन कैसर के जख्मों पर एक नया मरहम रखता और वो चंद लम्हों के लिए मुस्कुरा देता। आज भी ऐसा ही दिन था। अनस नर्सरी क्लास में पढ़ रहा था। आज उसका रिजल्ट आना था। उसके टीचर ने बताया था कि अनस जरूर फर्स्ट पोजीशन लेगा। इसी खुशी में ऐसा बेटे के साथ उसके स्कूल जा रहा था। बेटे का रिजल्ट आया। अनस ने क्लास में पहली पोजीशन ली। वो अपने स्कूल के ज़हीनी स्टूडेंट में से एक था। रिजल्ट फंक्शन के बाद ऐसा बेटे को लेकर घर पहुंचा। आज 4 साल के बाद किसी ने पहली बार उसे इतना खुश देखा था। बंगले के सारे मुलाजमीन कैसर की खुशी में खुश हो रहे थे। कैसर ने खानसामा से कहा, चाचा, आज मैं बहुत खुश हूँ। खानसामा बोला, बेटा, मिठाई खिलाओगे तो खुशी का मजा आएगा। कैसर बोला, बिल्कुल चाचा, आज मिठाई नहीं खिलाऊंगा तो कब खिलाऊंगा? तुम मेरे शहजादे को संभालो, मैं अभी गया और मिठाई लेकर आया। अनस बोला, बाबा, मैं बर्फी खाऊंगा। कैसर बेटे को प्यार करते हुए बोला, ओह, मैं अपने शहजादे के लिए बर्फी लेकर आऊंगा। ये कहकर कैसर बर्फी लेने के लिए बंगले से निकल गया। कैसर ने बर्फी खरीदी। वो हाथ में 2 किलो मिठाई का डब्बा पकड़े खुशी खुशी बंगले की तरफ पैदल चला जा रहा था कि अचानक एक गाड़ी ने पीछे से उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोर से लगी कि कैसर उसी वक्त गिरा और शदीद जख्मी हो गया। टक्कर मारने वाला तेजी से मौके से फरार हो गया। ये देखकर इर्द गिर्द के लोग जमा हो गए। उनमें से एक शख्स ने कैसर को पहचान लिया। लोगों ने उसी वक्त उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन कैसर अस्पताल पहुंचने तक दम तोड़ गया। खानसामा, जो किचन के कामों में मसरूफ थे, फोन की घंटी बजी। उन्होंने फोन उठाया। अस्पताल से ही फोन था।
जैसे ही उन्हें कैसर के बारे में पता चला, वो फौरन अस्पताल के लिए निकल पड़े। अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर से मुलाकात हुई, मगर डॉक्टर ने साफ जवाब दे दिया। कहा कि मौके पर बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से हम उन्हें नहीं बचा सके। खानसामा ने एम्बुलेंस कराई और कैसर की मैयत लेकर बंगले पर पहुंच गए। मैं चंद दिन पहले ही बंगले पर बेगम साहिबा की मुलाजमा की हैसियत से आई थी। बेगम साहिबा ने खास तौर पर मुझे अपने कामों के लिए रखा था। मेरा नाम रेशमा है। मेरी 3 बेटियां हैं। शौहर लापरवाह आदमी है, दिहाड़ी मिले तो लगा लेता है, वरना परवाह भी नहीं करता। बेगम साहिबा घर पर नहीं थी। अनस मेरे साथ खेल रहा था। वो कई बार मुझसे पूछ चुका था, खाला बाबा मेरी बर्फी कब लेकर आएंगे, लेकिन उससे क्या इल्म था कि आज उसने अपने बाप को भी खो दिया है। कैसर की मैयत घर पहुंची। हर मुलाजिम की आंख अश्कबार थी। अनस अपने बाबा से लिपट लिपट कर रो रहा था। उसे इल्म था कि आज वो अपने बाबा से हमेशा के लिए जुदा हो रहा है। इस मासूम बच्चे का इस दुनिया में अपने बाबा के अलावा था भी कौन, और आज उसने उन्हें भी खो दिया। कैसर का जनाजा हो गया। वो हमेशा के लिए मनो मिट्टी तले सो गया। हर मुलाजिम यही कहता नजर आता कि हमने कैसर जैसा बावफा नहीं देखा। उसे जोया की मोहब्बत खींच कर ले गई। लेकिन सवाल ये था कि अनस के आंसू कौन पहुंचेगा, उसका सहारा कौन बनेगा। लेकिन सद अफसोस, अनस की यतीमी और बेचारगी ने उससे उसका बचपन ही छीन लिया। 10 दिन के बाद अनस को मैंने बड़ी मुश्किल से स्कूल जाने के लिए राज़ी किया। उसे नाश्ता कराकर मैं खुद स्कूल छोड़ने के लिए जाने लगी कि उसी वक्त बेगम साहिबा अपने कमरे से निकल आई और बोली, कहाँ जा रही हो रेशमा? मैंने पलट कर देखा और बोली, बेगम साहिबा अनस को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हूँ। वो बोली, तुम्हें मैंने अपने कामों के लिए रखा है, ये इस बच्चे के कामों के लिए। मैं बिल्कुल खामोश हो गई। मुझे बेगम साहिबा से इस बात की तवक्को नहीं थी। मैंने कहा, बेगम साहिबा बच्चा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसे छोड़। बेगम साहिबा ने मेरी बात काटते हुए कहा, आज से ये स्कूल नहीं जाएगा। ये सुनकर खानसामा भी किचन से निकल आए। वो भी हैरत से बेगम साहिबा को देख रहे थे। बेगम साहिबा खानसामा से कहने लगी, तस्लीम अंकल बच्चे को अपने साथ किचन के कामों में लगाएं, काम काज सिखाएं। खानसामा ने डरते डरते कहा, बेगम साहिबा आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन अनस अभी बहुत छोटा है। बेगम साहिबा ने कहा, तस्लीम अंकल क्या आप भरेंगे मेरा नुकसान? आपको मालूम है कि इसकी माँ के इलाज पर कितने पैसे लग गए हैं। अभी इसके बाप ने वो कर्जा उतारा नहीं कि वो भी चल बसा। चलो ये तो अल्लाह की तरफ से था, क्या कह सकते हैं। लेकिन आप ये चाहते हैं कि इसकी तालीम का बोझ भी अब मैं उठाऊं, क्योंकि मेरे घर पे पैसे दरख्तों पर लगते हैं। ये कहकर मालकन कमरे में वापस चली गई। हम तीनों ही एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अनस अपना बैग मुझे पकड़ाते हुए बोला, खाला क्या आपको पता है कि बाबा ने उनसे कितने पैसे लिए थे? अनस की बात सुनकर तो जैसे मेरे दिल पर किसी ने खंजर चला दिया हो। तस्लीम चाचा ने अनस को गोद में उठा लिया और किचन में ले गए। तस्लीम चाचा ने अनस को कुर्सी पर बिठाया और बोले, अनस बेटा तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। अनस बोला, मैं कहानी सुनना नहीं चाहता, मुझे बताएं मैं बड़ा कब होऊंगा? मैंने किचन में झांकते हुए कहा। अच्छा तो तुम बड़े होकर क्या करोगे? अनस बोला, बेगम साहिबा का कर्जा वापस करूंगा। उसका जवाब सुनकर मैं और तस्लीम चाचा एक दूसरे का मुंह ही देखते रह गए। ये बात गलत नहीं थी कि अनस बहुत ज़हीन बच्चा था, लेकिन अपनी जहानत के साथ वो इतनी जल्दी बड़ा भी हो जाएगा, हमें इसकी तवक्को न थी। उस दिन के बाद किसी की हिम्मत ही ना हुई कि अनस को स्कूल लेकर जाए। अनस सारा दिन कभी खानसामा चाचा तस्लीम के साथ किचन में काम कर रहा था, तो कभी लॉन में मालिक के साथ, कभी गेट पर चौकीदार के साथ बैठकर घंटों गेट से बाहर देखता रहता। दोपहर के खाने का वक्त हुआ तो मैं अनस को बुलाने के लिए गेट पर पहुंची। वो टिकटिकी बांधे गेट से बाहर की तरफ देख रहा था। मैं करीब पहुंची और बोली, अनस बेटा आ जाओ, खाना खा लो। बाहर क्या देख रहे हो? वो बोला, खाला मैं देख रहा हूँ, क्या पता बाबा आ जाए। मैंने अनस को गोद में उठा लिया और उसे सीने से लगाकर बोली, अनस बेटा अगर मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊं तो क्या मेरे साथ चलोगे? वो बोला, हाँ मैं चलूँगा। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा, सच? वो बोला, जी खाला सच। मैं उसे गोद में उठाए अंदर चल पड़ी और बोली, अच्छा तुम खाना खा लो, मैं बेगम साहिबा से पूछकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। मैं उसे गोद में उठाए अंदर आई तो सामने बेगम साहिबा खड़ी थी। वो मुझे गुस्से से देख रही थी। मैंने जल्दी से अनस को गोद से उतार दिया। बेगम साहिबा बोली, अनस क्या तुम जल्दी जल्दी बड़े होना चाहते हो? अनस बोला, जी बड़ी बेगम।
बेगम साहिबा बोली, तो फिर जाकर मेरे कमरे की सफाई करो। अगर तुम रोजाना मेरे कमरे की सफाई करोगे तो जल्दी से बड़े हो जाओगे। ये सुनकर अनस ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं रोजाना आपके कमरे की सफाई करूंगा। ये कहकर अनस कमरे की तरफ भागा। मैं उसके पीछे जाने लगी तो बेगम साहिबा ने कहा, रेशमा क्या बात है, तुम्हें इससे इतनी हमदर्दी क्यों है? मैंने कहा, बेगम साहिबा वो भी बहुत छोटा है। वो बोली, छोटा है तो बड़ा हो जाएगा। तुम बड़ी हो गई, मैं बड़ी हो गई, देखो हम सब बड़े हो गए हैं, तो वो भी बड़ा हो जाएगा। मैंने कहा, बेगम साहिबा मैं अनस को अपने घर ले जाना चाहती हूँ। मेरी ये बात सुनते ही वो चिल्लाई, रेशमा मैं कई दिनों से तुम्हें समझा रही हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है, और अगर तुम अब भी ना समझी तो मैं तुम्हें यहाँ से धक्के देकर बाहर निकाल दूंगी। इसलिए अपने काम से काम रखो, क्योंकि मेरे लिए नौकरों की कमी नहीं है। न जाने बेगम साहिबा इतनी सख्ती क्यों हो गई थी, या वो हमेशा से ही ऐसी थी। बहरहाल ये तो तय था कि वो अनस के लिए अपने दिल में कोई हमदर्दी नहीं रखती थी। मैं भी खामोशी से अपने काम पर लग गई। अब मैं कोशिश करती कि बेगम साहिबा के सामने अनस से दूर ही रहूं। एक दिन अनस बेगम साहिबा के कमरे की सफाई कर रहा था। वो बच्चा सफाई ही कितनी करता, बस बिखरी हुई चीजें समेट देता और अपने नन्हे हाथों से बिस्तर झाड़ देता। और ये काम भी वो पूरे जोशो खरोश से इसलिए कर रहा था क्योंकि बकौल बेगम साहिबा के काम करने से वो जल्दी बड़ा हो जाएगा। मैं बेगम साहिबा की अलमारी साफ कर रही थी कि अचानक बेगम साहिबा कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने अनस को बाजू से पकड़ा और चिल्लाई, अनस तुम रोजाना मेरे कमरे की सफाई करते हो, मेरी दराज से मेरी सोने की अंगूठी कल से गायब है। ये कहकर बेगम साहिबा ने अनस को थप्पड़ मारा और उसे झंझोड़ते हुए बोली, बताओ मेरी अंगूठी कहाँ है? मैंने कहा, बेगम साहिबा वो मासूम बच्चा है, वो अंगूठी का क्या करेगा? वो गर्जी, खामोश रेशमा, तूने ही इसे सर चढ़ाया हुआ है। ये इतना मासूम नहीं है जितना नजर आता है। बताओ बताओ मेरी अंगूठी कहाँ है? अनस रोने लग गया, बोला, मुझे नहीं मालूम बेगम साहिबा, मैंने चोरी नहीं की, मैं चोरी नहीं करता। बेगम साहिबा ने उसे धक्का दिया और बोली, अनस अगर मुझे अंगूठी तेरे पास से मिल गई तो मैं तेरा वो हाल करूंगी कि सब देखेंगे। ये कहकर वो कमरे से चली गई। उनके जाने के बाद मैंने अनस को उठाया। वो रोते हुए बोला, खाला मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की। 6 साल का अनस आज बहुत डरा सहमा हुआ था। मैंने उसे गले लगाया और उसे चुप कराने लगी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उन्हें अनस से इतनी चिढ़ क्यों है। थोड़ी देर बाद बमुश्किल मैंने उसे चुप कराया। बेगम साहिबा घर से बाहर जा चुकी थी। बेगम साहिबा की छोटी बेटी अलिशबा आज घर पर थी। आजकल अलिशबा कॉलेज से छुट्टियां बहुत करने लगी थी। बेगम साहिबा को तो अपनी हाई सोसाइटी की पार्टी से ही फुर्सत नहीं थी। मैं अनस को लेकर किचन में गई। तस्लीम चाचा दोपहर के खाने की तैयारी कर रहे थे। मैंने अनस को कुर्सी पर बिठाया तो तस्लीम चाचा ने मुझे सब्जी की टोकरी पकड़ाते हुए कहा, मैंने सब सुन लिया है रेशमा, अल्लाह ही रहम करे, सब्जी के ये छिलके बाहर वाले डस्टबिन में डालाओ। मैंने टोकरी पकड़ी और बाहर की तरफ चल पड़ी। जैसे ही मैं ड्राइंग रूम से बाहर निकली, साइड पर बेगम साहिबा की छोटी बेटी अलिशबा किसी से फोन पर बात कर रही थी। मगर मैंने जो सुना तो मैं खामोशी से वहीं खड़ी रहती और छुपकर उसकी बातें सुनने लगी। वो फोन पर किसी को कह रही थी, मामा जो आजकल बहुत ज्यादा ही कंजूस हो गई हैं, इसलिए कल मैंने उनकी गोल्ड की अंगूठी निकाल ली है। तुम फिक्र ना करो, मैं नाश्ता करके घर से निकल रही हूँ, फिर खूब इंजॉय करेंगे। ये कहकर अलिशबा बीबी ने फोन बंद कर दिया तो मैं दबे कदमों जल्दी से अंदर आ गई। उसी लम्हे अलिशबा बीबी अंदर दाखिल हुए। मुझे देखकर रुक गई और कहने लगी, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? मैंने टोकरी उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, छोटी बीबी मैं ये गन बाहर वाले डस्टबिन में डालने के लिए जा रही थी। वो बोली, ओह अच्छा ठीक है तो जाओ, और ये करके मेरा नाश्ता मेरे कमरे में ही ले आओ। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन मैं बेगम साहिबा से कैसे कहती? उन्होंने कौन सा मेरी बात का यकीन कर लेना था। चंद दिन बाद घर में बड़ी पार्टी थी। बड़े साहब को कारोबार में बहुत अच्छा मुनाफा हुआ था। इस खुशी में उन्होंने अपने बिजनेस कम्युनिटी के लोगों के लिए बड़ी दावत का एहतमाम किया था। आज सुबह से ही घर में दावत की तैयारियां चल रही थी। शाम का वक्त हुआ तो मेहमानों की आमद भी शुरू हो गई। लॉन में ही मेहमानों के खाने पीने और बैठने का एहतमाम किया गया था। लॉन को ताज़ा फूलों से सजाया गया था। सारे मेहमान आ गए थे। कुछ देर के बाद बड़े साहब ने खाने का ऐलान किया। खाना टेबल्स पर रखा जाने लगा। इतने में अनस लॉन में आया। उसने खाना प्लेट में डालने की कोशिश की तो कौरमे से भरा डोंगा जमीन पर गिर पड़ा। करीब ही एक औरत साड़ी पहने खड़ी थी।
कौरमे की छींटें उसकी साड़ी पर पड़ी। वो चिल्लाने लगी, अरे बदतमीज बच्चे, ये क्या किया तुमने? हाँ। उसी वक्त बेगम साहिबा वहाँ भागती चली आईं। बेगम साहिबा ने अनस को थप्पड़ लगाया और बोली, अनस तुम यहाँ आए क्यों हो? अंदर खाना नहीं खा सकते थे? इसके बाद बेगम साहिबा ने उस औरत को कहा, मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ मिसेस जमाली, बहुत माजरत खा हूँ। ये कहकर बेगम साहिबा ने अनस को बाजू से पकड़ा और उसे ये कहते हुए खींच कर ले गई कि तुम चलो अंदर, अब तुम मेरी बर्दाश्त से बाहर होते जा रही हो। मैं कुछ मेहमानों के सामने खाना पेश कर रही थी। थोड़ी देर बाद बेगम साहिबा भी बाहर आ गईं। मैं फारिग हुई तो अंदर की तरफ चल पड़ी। तस्लीम चाचा किचन में बैठे हुए थे। मैंने कहा, चाचा अनस कहाँ है? तस्लीम चाचा ने कहा, उसे बेगम साहिबा ने उसके कमरे में बंद कर दिया है और सख्ती से मना किया है कि कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा। मैंने कहा, चाचा बेगम साहिबा को क्या हो गया है? वो बोले, मुझे क्या मालूम बेटी। तकरीबन 2 घंटे बाद मेहमानों की वापसी का सिलसिला शुरू हुआ। सारे मेहमान चले गए। बेगम साहिबा एक मुलाजिम को लॉन में कुछ हिदायत दे रही थी तो मैं अंदर आ गई। मैंने अनस के लिए खाना डाला, उसे ट्रे में रखा और उस कमरे की तरफ चल पड़ी। इसी असना में बेगम साहिबा मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। वो गुस्से से मुझे देख रही थी। कहने लगी, कहाँ जा रही हो? मैंने डरते डरते कहा, वो बेगम साहिबा अनस के लिए खाना लेकर जा रही हूँ। ये सुनने की देर थी कि बेगम साहिबा ने जोर से ट्रे पर हाथ मारा। ट्रे मेरे हाथ से दूर जा गिरी। बेगम साहिबा ने मेरी छोटी पकड़कर मेरा मुंह अपनी तरफ किया और कहने लगी, अगर वो एक रात खाना नहीं खाएगा तो क्या वो मर जाएगा? तू अभी मुझे जानती नहीं है, ज्यादा इसकी माँ बनने की कोशिश मत कर, वरना ये भूल जाऊंगी कि तेरी 3 बेटियां हैं। तुझे अभी मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। ये कहकर बेगम साहिबा ने मेरी चोटी छोड़ दी और बोली, चल सफाई कर, थोड़ी देर बाद आऊं तो हर चीज मुझे साफ नजर आनी चाहिए। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। मैं शाम होते ही घर चली जाती थी, लेकिन पार्टी की वजह से आज मुझे देर हो गई थी, इसलिए मैं बंगले पर ही रुक गई। सब लोगों के सो जाने के बाद मैं दबे पांव अनस के कमरे की तरफ चल पड़ी। मुझसे ये जुल्म बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कई बार सोचा यहाँ काम करना छोड़ दो, लेकिन हर बार मुझे अनस की मासूमियत रोक लेती। उसका था भी कौन? मैं उसे अकेला छोड़कर कैसे चली जाती? मैं उसके कमरे के पास पहुंची। कमरे के अंदर से बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। मैं बहुत हैरान हुई, वो किससे बातें कर रहा था? मैंने आहिस्ता से कमरे की कुंडी खोली, दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। अनस चारपाई पर बैठा था। कई घंटे गुजर चुके थे, लेकिन वो अभी तक सिसकियां ले रहा था। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके पास जाकर बैठ गई। मैं खामोश थी। उससे कहती भी तो क्या कहती? रोते हुए मुझसे लिपट गया। उसकी बेबसी देखकर मेरा दिल जार जार रो रहा था। मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। थोड़ी देर तक वो रोता रहा, फिर बोला, खाला बाबा मुझे अकेला छोड़ गए हैं, कोई मेरा नहीं है। खाला मुझे बाबा के पास छोड़ा है, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता। मुझे बाबा बहुत याद आते हैं, मुझे बाबा के पास जाना है। मैं अनस को गले से लगाकर रो पड़ी। इंसान अक्सर जुल्म करते अपना मर्तबा भूल जाता है कि वो अशरफुल मखलूकात है और अल्लाह ने उसे जुल्म करने के लिए नहीं बल्कि रहम करने के लिए पैदा किया है। उस दिन के बाद से अनस बहुत बुझा बुझा रहने लगा था। यकीनन वो बहुत तेज़ी से बड़ा हो रहा था। अब बढ़े या ना बढ़े, लेकिन वो ज़हनी तौर पर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। इसी तरह हंसते रोते 2 साल बीत गए। अनस 8 साल का हो चुका था। जैसे ही वो 8 साल का हुआ, बेगम साहिबा ने उसके ज़िम्मे एक और काम लगा दिया कि वो पूरे घर के कपड़े इस्त्री किया करेगा। मैंने बेगम साहिबा को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो अभी इस्त्री करने के लिए बहुत छोटा है, उसे ये काम ना दे, कोई और काम दे दे। बेगम साहिबा को मनाने के लिए मैंने उनकी खुशामद तक कर डाली, लेकिन वो न मानी। उन्होंने ये कहकर बात ही ख़त्म कर दी कि करते करते खुद ही सीख जाएगा। मुझे डर ये था कि कहीं अनस को करंट ना लग जाए, वो अपना हाथ ना जला ले, या अगर कोई कपड़ा जल गया तो बेगम साहिबा ने अनस को बख्शना नहीं है। वो तो छोटी छोटी बातों पर उसे मारना शुरू कर देती हैं। अनस कपड़े इस्त्री कर रहा था, लेकिन उसने पहली ही बार में बहुत अच्छे कपड़े इस्त्री किए थे। वो भी पिछले 2 सालों में अच्छी तरह समझ चुका था कि उसके लिए मौफी वाला खाना नहीं है। शाम के वक्त मामूल के मुताबिक सब ड्राइंग रूम में बैठे चाय पी रही थे, जबकि कमरे में बेगम साहिबा और अलीशा बीबी ऊंची ऊंची आवाज़ में कोई बहस व मुबाहिसा कर रही थी। बेगम साहिबा की बड़ी बेटी और बड़े साहब ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। अलीशा बीबी कहीं जाना चाह रही थी, लेकिन बेगम साहिबा उनकी बात नहीं मान रही थी।
कि बड़े साहब ने अपनी बड़ी बेटी से कहा, बेटा तुम जाओ अंदर, दोनों को चुप कराओ, मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गया है। बड़ी बेटी कमरे की तरफ जाने लगी कि इसी असना में बेगम साहिबा कमरे से ये कहते हुए बाहर आए कि बस जो कह दिया सो कह दिया। बेगम साहिबा सोफे पर बैठे और बोली, अनस मेरे लिए चाय ले आओ। अनस ने चाय ली और बेगम साहिबा की तरफ जाने लगा कि अचानक अलिशा बीबी कमरे से निकली और उसने अनस को जोर से टेबल की तरफ धक्का दिया। अनस चाय के कप समेत टेबल पर गिरा। कप टूट गया। टेबल के ऊपर शीशा लगा हुआ था। अनस के गिरने की वजह से टेबल का शीशा भी टूट गया। बेगम साहिबा उठकर खड़ी हो गई और चिल्लाई, अलिशा ये क्या बदतमीजी है। लेकिन अलिशा हवा के घोड़े पर सवार घर से बाहर निकल गई। बड़े साहब और तस्लीम चाचा अनस की तरफ भागे। कांच लगने की वजह से अनस के बाजू से खून बहने लगा था। बड़े साहब ने कहा, तस्लीम अंकल अनस को कमरे में ले जाएं और उसकी पट्टी करें। तस्लीम चाचा अनस को लेकर उसके कमरे में आ गए। चंद दिन बाद बड़े साहब ने कारोबार के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाना था। बड़ी बेटी बहुत काबिल थी। वो चाहते थे कि चूंकि बड़ी बेटी अब पढ़ाई से फारिग होने वाली है, इसलिए उन्होंने बड़ी बेटी को कारोबार के मामलात में शरीक करना शुरू कर दिया था। बड़े साहब बड़ी बेटी के साथ 3 दिन के लिए मुल्क से बाहर चले गए। बेगम साहिबा ने 3 दिन के लिए मुझे बंगले पर ही रोक लिया था। मैं अनस के साथ उसके कमरे में ही सोती थी। आज अनस के साथ उसके छोटे से कमरे में सोते हुए मुझे एहसास हुआ कि अनस कितना बहादुर बच्चा है। 8 साल की उम्र में वो इस कमरे में अकेला सोता है, तन्हाई काटता है। आधी रात का वक्त था कि बेगम साहिबा अपने कमरे में सो रही थी। अचानक बेगम साहिबा को आवाज़ आई, हसीना बेगम उठ जाओ। बेगम साहिबा को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे हिलाया हो। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी, लेकिन इर्द गिर्द कोई ना था। अचानक उसे कमरे के बाहर से आवाज़ आई, हसीना बेगम। बेगम साहिबा उठी और कमरे से बाहर आ गई, लेकिन बाहर कोई ना था। उसे फिर आवाज़ आई, लेकिन इस बार आवाज़ बाहर से आई। वो बाहर की तरफ चल पड़ी, लेकिन बाहर भी कोई ना था। वो वापस कमरे में आ गई। अभी बिस्तर पर लेटी थी कि कमरे की अलमारी से किसी के हंसने की आवाज़ आई। अलमारी में कौन है? वो मोही मुँह में बड़बड़ाई। बेगम साहिबा ने जल्दी से अलमारी खोली, लेकिन अलमारी के अंदर तो कोई नहीं था। अभी वो अलमारी के अंदर देख ही रही थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और फिर बंद हो गया। बेगम साहिबा ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसने दरवाज़ा खोला, बाहर कोई ना था। न जाने बेगम साहिबा को क्या सूझी, वो अनस के कमरे की तरफ चल पड़ी। बेगम साहिबा कमरे के पास पहुंची और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगी। मेरी भी कुछ देर पहले ही आंख लगी थी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। अनस भी जाग गया। बेगम साहिबा की आवाज़ आई, रेशमा दरवाज़ा खोल। मैं जल्दी से उठी, दरवाज़ा खोला। बेगम साहिबा उससे से अंदर आई। शोर की आवाज़ से अनस भी उठकर बैठ चुका था। बेगम साहिबा ने अनस को खींचते हुए चारपाई से उतारा और बोली, नीचे उतर मनहूस। मैं भी तेज़ी से अनस की तरफ बढ़ी और उसे पकड़ते हुए बोली, क्या हुआ बेगम साहिबा, क्या हुआ है? बेगम साहिबा चिल्लाई, रेशमा छोड़ इसे। बेगम साहिबा ने मुझे धक्का दिया। मैं चारपाई पर जा गिरी। बेगम साहिबा अनस को घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गईं। मैं उठी और बेगम साहिबा के पीछे पीछे भागी। बेगम साहिबा अनस को ये कहते हुए लेकर जा रही थी कि आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं बेगम साहिबा के पीछे मुसलसल ये कहते हुए चली आ रही थी कि बेगम साहिबा कुछ बताएं तो सही क्या हुआ है। लेकिन बेगम साहिबा अनस को लेकर किचन में चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बाहर से किचन का दरवाज़ा खटखटा रही थी। बेगम साहिबा क्या हुआ बताएं मुझे। कि बेगम साहिबा ने अनस को मारना शुरू कर दिया। वो अनस को ये कहकर मार रही थी कि बताओ मुझे, तुम हर वक्त मुझे क्यों तंग करते हो, जबकि अनस रो रो कर कह रहा था, बेगम साहिबा मैंने कुछ नहीं किया। इतने में शोर सुनकर तस्लीम चचा भी आ गए। मैंने कहा, चचा खुदा के लिए बेगम साहिबा को कहें कि दरवाज़ा खोल दें और अनस को छोड़ दें, शायद वो आपकी बात मान ले। कि इसी दौरान अनस की ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें आने लगी। मैंने कहा, चचा कुछ करें, खुदा का वास्ता है आपको। तभी चचा तस्लीम किचन के करीब आए। उन्होंने हल्के से दरवाजे पर दस्तक दी और बोले, बेगम साहिबा दरवाज़ा खोल दे। चंद लम्हों बाद बेगम साहिबा ने दरवाज़ा खोला और बोली, मुझे अब कोई डिस्टर्ब ना करे। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। मैंने देखा अनस औंधे मुँह फर्श पर गिरा पड़ा था। तस्लीम चचा और मैंने उसे उठाया। अनस ने सिसकियाँ लेते हुए अपना बाजू मेरे सामने किया। मेरी तो जान ही निकल गई। जालिम बेगम साहिबा ने मासूम बच्चे को छुरी गर्म करके बाजू पर 3 जगह जलाया था। अचानक अनस मेरी गोद में ही बेहोश हो गया। चचा तस्लीम बोले, रेशमा इसे जल्दी से कमरे में लेकर चलो। हम अनस को लेकर कमरे में पहुंचे। मैंने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। चचा तस्लीम ने जली हुई जगह पर मरहम लगाया और पट्टी की। मैंने अनस से पूछने की कोशिश की, लेकिन चचा तस्लीम ने मुझे मना कर दिया।
कि फिलहाल खामोश रहो। अनस की सिसकियां थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरी रात इसी तरह गुजर गई। कहीं फजर के वक्त अनस की आंख लगी और वो सो गया। मैं और तस्लीम चाचा कमरे से बाहर आए। मैंने कहा, चाचा ये कैसा जुल्म है? अनस ने कुछ नहीं किया, वो तो मेरे पास सो रहा था। चाचा तस्लीम बोले, मेरा ख्याल है कि बड़े साहब आ जाएं तो मैं उनसे बात करूं। मैंने कहा, चाचा खुदा के लिए आप बड़े साहब से बात करें। अगर बेगम साहिबा को अनस से इतनी नफरत है तो उसे मेरे साथ भेज दें, लेकिन वो उसे मुझे भी ले जाने नहीं दे रही। चाचा ये तो जुल्म है, कुछ करें। चाचा तस्लीम बोले, सब्र करो, जैसे ही साहब आते हैं मैं उनसे बात करता हूँ। अनस इस तरह बुझ चुका था जैसे वो अंदर से मर चुका हो। उसकी सांसें तो चल रही थी, लेकिन वो खाली नजरों से बस खाना को घूरता रहता। उसने खाना पीना छोड़ दिया। यकीनन इन हालात का उसकी जहनी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। आज 3 दिन मुकम्मल हुए तो मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि बड़े साहब आ जाएंगे तो चाचा तस्लीम उनसे बात करेंगे। वो इजाज़त दे दें तो मैं अनस को अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी। बेगम साहिबा ड्राइंग रूम में बैठी अखबार पढ़ रही थी। मगरिब हो चुकी थी। इतने में फ़ोन की घंटी बजी। बेगम साहिबा ने फ़ोन उठाया। बड़े साहब की कॉल थी। बेगम साहिबा ने पहला सवाल ही ये किया, जी कब आ रहे हैं आप लोग? साहब ने कहा, हम चंद दिन यहाँ मस्जिद रुकेंगे। बेगम साहिबा बोली, अरे वो क्यों? साहब बोले, हमारे बेटे भी चंद दिनों के लिए घर आना चाहते हैं, इसलिए मैंने इरादा किया है कि हम सब इकट्ठे ही आ जाएं। बेगम साहिबा बोली, अच्छा ये तो बहुत खुशी की खबर है, लेकिन जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि जब से आप लोग गए हैं घर सूना हो गया है। बड़े साहब ने कहा, हाँ हाँ हम भी जल्दी आने की कोशिश में हैं। थोड़ी देर बाद बेगम साहिबा ने फ़ोन बंद कर दिया और बोली, रेशमा साहब को कुछ दिन और लग जाएंगे, कल के खाने का एहतमाम मत करना। ये सुनते ही आज तो मेरा दिल ही बुझ गया। मेरी बेटियां भी घर में अकेली थी। मैंने अपने घर एक मुलाजिम से ही बेटियों को पैगाम भिजवा दिया कि वो कुछ दिन के लिए नानी के घर चली जाएं, ताकि मैं बेफिक्र हो जाऊं। बेटियों ने नानी के घर पहुंचने के बाद मुझे फ़ोन किया तो मैं तो बेफिक्र हो गई। अब मैं बड़े साहब के घर आने तक मज़ीद कुछ दिन यहाँ रुक सकती थी। इशा की नमाज पढ़कर मैं अनस के पास ही चारपाई पर लेट गई। बेचारे बच्चे ने 4 निवाले खाए और सो गया। तीसरा दिन था। अनस या तो सोता रहता या खाली नजरों से खला में घूरता रहता। रात के 11 बज रहे थे। अचानक बेगम साहिबा के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मैं उठी और उनके कमरे की तरफ भागी। मैं कमरे के पास पहुंची तो चचा तस्लीम भी वहाँ खड़े थे। बोले, रेशमा खुदा जाने इस घर में क्या हो रहा है। उधर बेगम साहिबा के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें मुसलसल आ रही थी। मैंने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और बोली, बेगम साहिबा दरवाज़ा खोले, लेकिन बेसूद। चचा तस्लीम ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। हम कमरे के अंदर दाखिल हुए। बेगम साहिबा बैठ के साइड टेबल के साथ नीचे डरी सहमी बैठी हुई थी और उनकी अलमारी को आग लग चुकी थी। चचा तस्लीम चिल्लाए, रेशमा बेबी जी को लेकर बाहर आओ, मैं पानी लेकर आता हूँ, आग बुझानी है। मैं बेगम साहिबा को उठाने लगी, लेकिन वो बुरी तरह काँप रही थी। मैंने कहा, बेगम साहिबा उठ जाए, कहीं आग कमरे में न फैल जाए। बड़ी मुश्किल से मैं उन्हें उठाकर बाहर लाई। इतने में तस्लीम चचा बाल्टी में पानी लेकर आए। वो थोड़ी देर में आग बुझाने में कामयाब हो गए। शुक्र था कि आग फैली नहीं थी, अलमारी तक महदूद रही थी। मैं बेगम साहिबा को दूसरे कमरे में ले आई। बेगम साहिबा ने बेड पर बैठते हुए पूछा, अलिशबा कहाँ है? चचा तस्लीम बोले, बीबी जी अलिशबा बीबी तो अभी तक घर ही नहीं आई। बेगम साहिबा चिल्लाई, क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? वो उठकर बाहर की तरफ जाने लगी। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, दरवाजे पर रुक गई और चिल्लाने लगी, अलिशबा वहाँ न जाओ, वो तुम्हें मार डालेगा। मैं और तस्लीम चचा ने बाहर देखा, मगर बाहर कोई नहीं था। बेगम साहिबा ड्राइंग रूम की तरफ भागने लगी। मैंने उन्हें पकड़ लिया और बोली, बेगम साहिबा आप कहाँ जा रही हैं? वहाँ कोई नहीं है। लेकिन वो चिल्लाई, नहीं नहीं, छोड़ दो मेरी बेटी को, छोड़ दो। तस्लीम अंकल देखें, वो मेरी बेटी को जला रही है, ना करो ना करो। ये कहते ही बेगम साहिबा बेहोश हो गई। चचा ने कहा, रेशमा बेगम साहिबा को जल्दी से कमरे में लेकर चलो, मैं डॉक्टर साहब को बुलाता हूँ। बेगम साहिबा को कमरे में लेकर आई, उन्हें बिस्तर पर लिटाया। इतने में चचा कमरे में आए और कहने लगे, रेशमा डॉक्टर साहब आने वाले हैं, पानी लेकर आओ, शायद बीबी जी को होश आ जाए। डॉक्टर साहब आए, उन्होंने बेगम साहिबा को चेक किया, कहने लगे, खौफ की वजह से बेहोश हो गई हैं, थोड़ी देर तक उन्हें होश आ जाएगा, फिक्र ना करें। डॉक्टर के जाने के बाद मैं और चचा तस्लीम ड्राइंग रूम में ही बैठ गए। रात का 1 बज रहा था। चचा बोले, रेशमा मैं आज से 25 साल पहले इस बंगले में आया था, लेकिन ऐसी अनहोनी मैंने नहीं देखी जो आज देख रहा हूँ।
میں نے کہا چچا میں نے بھی بچوں پر ایسا ظلم نہیں دیکھا جو یہاں کیا کیا۔ تسلیم چچا بولے ہاں ریشما بیٹی تم ٹھیک کہہ رہی ہو، بڑی بیوی غصے کی تیز ضرور ہے لیکن انس کے ساتھ انہوں نے بہت زیادتی کی ہے۔ بیگم صاحبہ کے کانوں سے آواز ٹکرائی، حسینہ بیگم۔ اپنا نام سنتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، لیکن اس بار بیگم صاحبہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ایک جنزادی ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ جنزادی نے بیگم صاحبہ کے چہرے کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو بیگم صاحبہ کا سر جیسے پتھر کا بن گیا ہو۔ جنزادی گرجی، میں جنزادی ہوں، جانتی ہے کہ اگر میں نے تجھے ہاتھ لگایا تو جل کر مر جائے گی۔ ظالم عورت۔ بیگم صاحبہ اٹھنا چاہ رہی تھی لیکن اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ اتنے میں دیکھتے ہی دیکھتے اس جنزادی کی ہم شکل ایک نہیں کئی جنزادیاں بیگم صاحبہ کے سامنے نمودار ہوئیں۔ وہ کچھ کر تو نہ سکتی تھی، بس آنکھیں پھاڑے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جنزادی بولی آج کے بعد تو ظلم کرنے کے لیے زندہ نہیں بچے گی۔ یہ کہہ کر جنزادی نے اپنی انگلی ہٹائی تو بیگم صاحبہ پھر سے نارمل ہو گئی۔ بیگم صاحبہ نے چیخ ماری تو جنزادی نے احتجاج لگایا اور بولی اس کمرے سے تیری آواز باہر نہیں جائے گی، جتنا چیخنا ہے چیخ لے۔ پھر بیگم صاحبہ بستر سے اتری اور دروازے کی طرف بڑھی تو جنزادی بولی رک جا خبیث عورت، تیری بیٹی ہماری قید میں ہے، جانتی ہے؟ بیگم صاحبہ نے مڑ کر دیکھا اور بولی کیا؟ جنزادی نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا تو زرد رنگ کی روشنی پیدا ہوئی۔ اس روشنی میں علیشبہ بی بی نظر آ رہی تھی، وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ بیگم صاحبہ چلائیں میری بیٹی کو چھوڑ دو، تم جو کہو گی میں کروں گی۔ جنزادی بولی یہ اب ہمیشہ میرے پاس قید میں رہے گی۔ یہ کہہ کر جنزادی غائب ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ بنگلے کے اندر ایک بہت پرانی لائبریری تھی۔ بیگم صاحبہ کے سسر اپنا زیادہ تر وقت اس لائبریری میں مطالعہ کرتے ہوئے گزارتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ بیمار رہنے لگے۔ لائبریری سے آوازیں آتی جیسے وہ کسی سے باتیں کر رہے ہوں، اور ایک دن اچانک ان کی اس لائبریری میں موت ہو گئی۔ ہمسائے تو آج بھی انہیں یاد کر کے بتاتے ہیں کہ ویسے تو وہ بہت اچھے انسان تھے، لیکن اگر ان کی کسی کے ساتھ ضد آ جاتی تھی تو وہ پوری دشمنی نبھاتے تھے، بخشتے نہیں تھے۔ ان کے مرنے کے بعد طارق عوان صاحب نے اس لائبریری کو یہ کہہ کر تالا لگا دیا تھا کہ یہ لائبریری منحوس ہے۔ بیگم صاحبہ کمرے سے نکلی، ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ بولی تسلیم انکل مجھے لائبریری کی چابی چاہیے۔ چچا بولے لیکن بی بی جی وہ کیوں؟ بیگم صاحبہ نے کہا سوال مت کرے انکل، مجھے چابی دے دیں۔ چاچا نے کہا ٹھیک ہے میں ابھی لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد چابی لے کر آئے۔ انہوں نے بیگم صاحبہ کی طرف چابی بڑھائی تو بیگم صاحبہ نے جھٹ سے چابی لے لی اور لائبریری کی طرف چل پڑی۔ میں اور تسلیم چاچا ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے لائبریری کی طرف چل پڑے۔ وہ لائبریری کے اندر داخل ہوئی اور انہوں نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ میں دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ بیگم صاحبہ خدا کے لیے دروازہ کھولے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تسلیم چچا نے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ بی بی جی دروازہ کھول دے، ضد نہ کرے، میں نے کہا۔ تسلیم چچا اب کیا ہوگا؟ بڑے صاحب آئیں گے تو ہم سے گلہ کریں گے کہ ہم نے بیگم صاحبہ کا خیال نہیں رکھا۔ وہ بولے میں کیا کروں ریشما بیٹی، میں تو خود بہت پریشان ہوں۔ اچانک کمرے سے آوازیں آنے لگی، کبھی رونے کی آوازیں آتی تو کبھی قہقہے لگانے کی آوازیں آتی۔ رات کے 2 بجنے والے تھے لیکن بنگلے کے اندر ایک کوہرام مچا تھا۔ اتنے میں انس اپنے کمرے سے اٹھ کر آ گیا۔ تسلیم چچا بولے انس بیٹا تم اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، رات کافی ہو چکی ہے۔ انس بولا ابھی ابھی خواب میں بابا مجھ سے ملنے آئے تھے، کہہ رہے تھے بڑی مالکن نے تمہارا دل دکھایا ہے لیکن تم انہیں معاف کر دو، معاف کرنے والے اللہ کی نظر میں بہت اونچے ہوتے ہیں۔ معصوم بچے کی باتیں سن کر میں اور تسلیم چچا ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ اتنے میں انس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بڑی بیوی دروازہ کھولے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، دیکھیں میرا زخم ٹھیک ہو گیا ہے۔ کچھ دیر بعد جو کمرے سے عجیب آوازیں آ رہی تھی اچانک خاموش ہو گئی۔ چند لمحوں بعد کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ہم اندر گئے، دیکھا تو بیگم صاحبہ فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ تسلیم چچا نے فوراً ایمبولینس کو کال کی۔ ہم بیگم صاحبہ کو لے کر اسپتال پہنچے۔ ان کی نبض بہت آہستہ چل رہی تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں ایمرجنسی میں داخل کر دیا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر ایمرجنسی سے باہر آئے اور بولے اب آپ کی مالکن خطرے سے باہر ہے، اللہ نے انہیں دوسری زندگی دی ہے۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ انس بھی ہمارے ساتھ تھا۔ بیگم صاحبہ کو ہوش آیا تو ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ دماغ کی ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ دماغ کے ڈاکٹر نے مکمل معائنے کے بعد بتایا خوف اور جرم کے احساس نے ان کے دماغ پر اثر کیا ہے لیکن بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ 4 دن بیگم صاحبہ اسپتال میں داخل رہی۔ اس دوران بڑے صاحب بھی اپنے بچوں کے ساتھ پاکستان واپس آ گئے۔ تسلیم چچا نے تنہائی میں بڑے صاحب کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ ڈاکٹر نے بیگم صاحبہ کو اسپتال سے ڈسچارج کیا۔ ہم گھر آ گئے۔
बड़े साहब ने लाइब्रेरी को एक बार फिर ताला लगवा दिया और मुझे बोले, रेशमा, तुम अनस को रखना चाहती हो तो उसे अपने साथ अपने घर ले जाओ, लेकिन उसकी तालीम और तमाम अखराजात मैं खुद उठाऊंगा जब तक वो अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो जाता। उसके बाद बड़े साहब ने वो बंगला बेच दिया, क्योंकि उनके मुताबिक उन्होंने जब भी इस लाइब्रेरी को ख़त्म करने की कोशिश की तब घर में भी कोई ना कोई नुकसान हुआ है, इसलिए बंगले को बेच देना वाहिद हल है। बड़े साहब ने दूसरा बंगला खरीदा और चंद दिन बाद ही फैमिली को लेकर वहाँ शिफ्ट हो गए। मैंने अनस को स्कूल में दाखिल करा दिया। अनस 10 साल से मेरे पास रह रहा है। आज वो 10वीं क्लास में है। अपने स्कूल के ज़हीन बच्चों में से एक है। बड़े साहब अब तक उसके तमाम अखराजात उठा रहे हैं। मैं अब भी बंगले में काम कर रही हूँ। बेगम साहिबा उस वाक़े के बाद बहुत अरसा बीमार रही और बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी की तरफ वापस आईं। हकीकत क्या है अल्लाह जानता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि कुछ गुनाह इतने संगीन होते हैं कि हम वो कर तो जाते हैं, लेकिन हमारा ज़मीर उस गुनाह का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाता। बेगम साहिबा ने मासूम बच्चे पर जितने जुल्म किए, एक दिन आया कि उनकी ज़मीर ने भी उनके गुनाहों का बोझ उठाने से इनकार कर दिया।